नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। अक्टूबर के लिए यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मामूली वृद्धि की उम्मीदों के विपरीत आने के बाद पिछले 24 घंटों में लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में बिक्री की होड़ देखी गई है। कई लोगों का मानना है कि डेटा फेडरल रिजर्व को रेट हाइक को रोकने के लिए प्रेरित करेगा और 2024 की पहली छमाही में रेट्स में कटौती कर सकता है। उम्मीदों ने इन्वेस्टर्स को इक्विटी की ओर आकर्षित किया, जबकि क्रिप्टो करेंसी के लिक्विडेशन को गति दी। बिटकॉइन कुछ समय के लिए $36,500 से गिरकर $34,970 के निचले स्तर पर आ गया। ये हाल ही में 1.96% की गिरावट के साथ $35,516 पर ट्रेड कर रहा था। इधर उसी टाइम फ्रेम में लगभग 2.54% गिरकर $1,982 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले हफ्ते ब्लैक रॉक की स्पॉट ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फाइलिंग पर जुलाई के बाद पहली बार इसने $2,000 का स्तर हासिल किया। डोज कॉइन का डोज, पॉलीगॉन का मैटिक और ट्रॉन के ट्रॉन नेटिव टोकन्स जैसे लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स में दिन भर में 6% से 7% की गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.29% घटकर $1.37 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 2.45% कम होकर $64.15 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $6.74 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $56.72 बिलियन पर हैं, जो क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों के वॉल्यूम का क्रमश 10.5% और 88.4% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 50.79% है, जो दिन के दौरान 0.44% कम है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 2.09% गिरकर 45,466.76 पर आ गया। इस बीच नास्डैक में 2.3% और S&P 500 में 1.8% की बढ़त के कारण ट्रेडिशनल मार्केट्स ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 20 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 4.44% हो गई। डॉलर ने भी इसका अनुसरण किया। DXY इंडेक्स में 1.55% की भारी गिरावट आई। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म ग्रेस्केल ने मंगलवार की रिपोर्ट में कहा कि क्रिप्टो के लिए आज के रफ सेशन के बावजूद स्लोअर इन्फ्लेशन और लोअर बॉन्ड यील्ड्स कीमतों का समर्थन कर सकती हैं। इस शुक्रवार को हैशटैग्स और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइलिंग को मंजूरी देने, अस्वीकार करने या देरी करने के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की डेडलाइन को देखते हुए इस हफ्ते जल्द ही मंजूरी को लेकर उत्साह बढ़ गया है। दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक और सेंटर में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ ट्रेडिशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और बढ़ते क्रिप्टो मार्केट के बीच संघर्ष बढ़ गया है। ब्लैक रॉक का दावा है कि करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो क्रिप्टो फ्यूचर्स पर भारी बोझ डालता है, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को व्यापक रूप से अपनाने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ब्लैक रॉक का तर्क है कि SEC के पास स्पॉट क्रिप्टो और क्रिप्टो फ्यूचर्स ETF एप्लीकेशन को अलग अलग मानने का कोई उचित कारण नहीं है। नास्डैक द्वारा SEC को 19B4 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के बाद कंपनी ने 9 नवंबर को iShares इथेरियम ट्रस्ट को डेलावेयर स्टैट्यूटरी ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया। ब्लैक रॉक ने इस साल की शुरुआत में एक बिटकॉइन ट्रस्ट भी रजिस्टर किया था और स्पॉट बिटकॉइन ETF की शुरुआत के लिए SEC को एक एप्लीकेशन प्रस्तुत की थी। ब्लैक रॉक ने स्पॉट क्रिप्टो ETFs को संभालने के SEC के बारे में चिंता जताई और दावा किया कि स्पॉट और फ्यूचर ETF के बीच गलत नियामक भेदभाव के कारण एजेंसी लगातार इन एप्लीकेशंस को खारिज कर देती है। माइक्रोस्ट्रैटेजी के को-फाउंडर माइकल सेलर ने प्रेडिक्ट किया है कि 2024 के अंत तक बिटकॉइन की मांग 10 गुना तक बढ़ सकती है। एसेट एक ऑफशोर अनरेगुलेटेड एसेट से एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेनस्ट्रीम एसेट में परिवर्तित हो गया है, जिसका मंथली डिमांड दुगना या 3 गुना होने की उम्मीद है। अप्रैल में सेल के लिए सप्लाई आधा हो गया था, जिसकी वजह से हर महीने माइनस के लिए $500 मिलियन बिटकॉइन अवेलेबल होंगे। टेक इंडस्ट्री और मेगा बैंक्स में इसे अपनाना बढ़ता रहेगा। दोनों क्षेत्र बिटकॉइन को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में एकीकृत करेंगे। वॉल स्ट्रीटर्स, क्रिप्टो एक्सचेंजेस और अन्य टेक कंपनीज के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र होगी। साथ ही जब बड़े मेगा बैंक या बिटकॉइन कस्टोडियंस लोन देंगे, मॉर्गेजेस देंगे, इसे कस्टमाइज करेंगे और इसे खरीदेंगे और बेचेंगे। सेलर का मानना है कि बिटकॉइन किसी भी अन्य हाई क्वालिटी एसेट से बेहतर प्रदर्शन करेगा। S&P 500 इंडेक्स या अन्य विविध हाई क्वालिटी पोर्टफोलियोज की तुलना में दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। लीडिंग क्रिप्टो इंडेक्स फंड मैनेजर बिटवाइज एसेट मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया है कि उनका टेक स्टार्टअप बिटवाइज इंडस्ट्रीज से कोई संबंध नहीं है, जो अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा लाई गई कानूनी परेशानियों का सामना कर रहा है।
बिटवाइस इंडस्ट्रीज के को-फाउंडर्स अर्मा ओल्गिन जूनियर और जेक सोबरल पर वायर फ्रॉड की साजिश और कई इन्वेस्टर्स से $100 मिलियन के अलेज्ड मिस अप्रोप्रिएशन के आरोप लगाए गए हैं। एसईसी का दावा है कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को धोखा देने और फंड सुरक्षित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करने के सहित काफी हद तक काम किया है। बिटवाइस एसेट मैनेजमेंट ने संकटग्रस्त टेक फर्म से अपनी इंडिपेंडेंस का दावा करते हुए कहा कि उनका अब बंद हो चुकी बिटवाइस इंडस्ट्रीज के साथ कोई संबंध नहीं है। कंपनी ईथर फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सहित क्रिप्टो संबंधित इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की अपनी डाइवर्स रेंज के लिए प्रसिद्ध है और स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए एक्टिवली अप्रूवल प्राप्त कर रही है। इसके अलावा बिटवाइस इंडस्ट्रीज एक निष्क्रिय तकनीकी कंपनी प्रतीत होती है जिसका डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसीज में शामिल होने का कोई इतिहास नहीं है। गैलेक्सी डिजिटल के फाउंडर माइक नोवोग्राड्स ने प्रेडिक्ट किया है कि 2024 क्रिप्टो करेंसी को इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन का वर्ष होगा, जो बिटकॉइन स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की पेंडिंग अप्रूवल से प्रेरित होगा। फर्म ने 2023 की तीसरी तिमाही में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ अपने स्पॉट बिटकॉइन और ईथर ETF एप्लीकेशंस दायर किए। नवंबर 2023 में इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट में तेजी आई। प्रमुख ETF रिसर्च एनालिस्ट ने जनवरी 2024 तक 12 प्रमुख बिटकॉइन स्पॉट ETF एप्लीकेशन को प्रेडिक्ट किया है। 2025 में टोकन और वॉलेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पीक पर आ सकता है। नोवोग्राड्स का मानना है कि डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन को वाइडर क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में एक सेंट्रल कॉग बना रहना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस और सिग्निफिकेंट फंडिंग प्रदान करता है। एक इन्वेस्टर कॉल के दौरान ईथर स्पॉट ETF के संभावित प्रभाव पर भी चर्चा की गई। यूटिलिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बना हुआ है क्योंकि विभिन्न ब्लॉकचेन और उनके नेटिव टोकन्स को एक उद्देश्य पूरा करने की आवश्यकता होती है और लॉन्ग टर्म वैल्यू को बनाए रखने के लिए उन पर निर्मित सामग्री की आवश्यकता होती है। बाइनेंस की CEO चैनपेंग जाओ ने मोंटेनेग्रो में एक बिजनेस ट्रिप के दौरान एक क्लाइंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के अपहरण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना का खुलासा किया है। एग्जीक्यूटिव्स को अपने क्रिप्टो वॉलेट खाली करने के लिए मजबूर किया गया, जिसकी वजह से लगभग $12.5 मिलियन का नुकसान हुआ। चोरी किए गए फंड्स मुख्य रूप से टेथा USD स्टेबल कॉइन में थे और चोरी की कार्रवाई के बाद ट्रॉन वॉलेट में ले जाया गया था। बाइनेंस की टीम ने तुरंत ऑन चेन एक्टिविटीज की जांच की और स्थिति को संबोधित करने के लिए पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट किया। कुल चोरी में से लगभग $11.8 मिलियन को जब्त कर लिया गया, जिसकी वजह से 94.4% की वसूली हुई और धोखेबाजों के पास केवल $700,000 बचे। जाओ ने डिजिटल एसेट स्पेस में सुरक्षित रहने के महत्व पर जोर दिया और स्पष्ट किया कि क्रिप्टो करेंसीज को तब तक जब्त नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे बाइनेंस जैसे सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जाया जाता। ये मामला पहली बार नहीं है जब क्रिप्टो क्षेत्र में किसी प्रमुख व्यक्ति का अपहरण उनकी क्रिप्टो होल्डिंग्स को लूटने के लिए किया गया है। कैटरस लैब्स द्वारा आयोजित 92 डिस्ट्रप्ट कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सक्सेस स्टोरीज को प्रदर्शित करने और देश के बिजनेस लैंडस्केप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता पर चर्चा करके पाकिस्तान के स्टार्टअप कम्युनिटी को प्रेरित करना है। स्पीकर्स ने यंग एंटरप्रेन्योर्स को चैलेंजेस को विकास के अवसर के रूप में देखने और उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। हबीब यूनिवर्सिटी में टीचिंग और लर्निंग के एसोसिएट डीन अंजर ने जोर देकर कहा कि AI पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मल्टीनेशनल कंपनीज पहले से ही इसके लाभों के बारे में जानती है। उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट से न सिर्फ AI के यूजर्स बनने बल्कि इसके डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का आग्रह किया। इंडस्ट्रीज में फास्टर प्रोसेस ऑटोमेशन की सुविधा प्रदान करने में AI की क्षमता कॉन्फ्रेंस के केंद्र में थी। स्पीकर्स ने प्रोसेसेस को सुव्यवस्थित करने, रिसर्च कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और नए प्रोडक्ट्स की सफलता में योगदान देने की इसकी क्षमता की ओर इशारा किया। कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए AI की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित किया और छोटे पैमाने पर काम करने वाले व्यक्तियों का समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया। CEO जॉन जे रे III के नेतृत्व में FTX बैंक्रप्सी एस्टेट ने बायबिट, इसकी इन्वेस्टमेंट आर्म मिराना और एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ फंड्स और डिजिटल एसेट्स की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है, जिसे बायबिट ने अपने कोलैप्स से पहले FTX से वापस ले लिया था। मुकदमे में दावा किया गया है कि बायबिट ने मरीना टाइम
रिसर्च और अधिकारियों से महत्वपूर्ण कैश और डिजिटल एसेट्स विड्रॉ करने के लिए वीआईपी एक्सेस और FTX स्टाफ के साथ संबंधों का इस्तेमाल किया। बाइबिट और इसके एग्जीक्यूटिव्स द्वारा FTX से निकाली गई एसेट की टोटल वैल्यू अब लगभग $1 बिलियन तक पहुंच गई है। बाइबिट इन एसेट्स का उपयोग $20 मिलियन की शेष राशि की वसूली के लिए लेवरेज के रूप में कर रहा है, जिसे वह अपने कोलैप्स से पहले FTX से वापस नहीं ले सकता। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि कार्रवाई ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी में ऑटोमेटिक स्टे का उल्लंघन किया, लेकिन कम्युनिटी वोट पारित हो गया, जो प्रतीत होता है कि बाइबिट एग्जीक्यूटिव से जुड़ा हुआ है। लीगल एक्शन टोकन स्कीम और उसके प्लेटफॉर्म पर रखी गई एसेट्स के संबंध में बाइबिट से कॉम्पनसेटरी और प्यूनिटिव डैमेजेस का पीछा कर रही है। बिटकॉइन अपने लेजर में 40 मिलियन ऑर्डिनल इंस्क्रिप्शन के साथ एक माइलस्टोन तक पहुंच गया है, जो डेली ट्रांजैक्शन के लिए एक नया पीक है। 12 नवंबर 2023 को हिस्टोरिक 505,345 इंस्क्रिप्शंस को मिंट किया गया, जो दिसंबर 2022 में ऑर्डिनल्स की शुरुआत के बाद से एक ही दिन में सबसे बड़ी संख्या है। एक्टिविटी में इस उछाल ने बिटकॉइन की डेली ट्रांजैक्शन रेट को 24 घंटे की अवधि में 703,327 कंफर्म ट्रांजैक्शन तक बढ़ा दिया। बिटकॉइन माइनर्स ने 703,327 कंफर्म ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जो रिकॉर्ड पर नेटवर्क का दूसरा सबसे बड़ा डेली वॉल्यूम प्राप्त हुआ। रविवार को 703,327 रेट के साथ कपल्ड इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड इंगित करता है कि इंस्क्रिप्शन कल के ब्लॉक स्पेस का 71.85% थे। सोमवार 13 नवंबर 2023 तक हाई प्रायोरिटी एक्शंस के लिए ट्रांजैक्शन फीस गिरकर $4.28 हो गई है। ट्रेडेबल इंस्क्रिप्शन टोकन BRC-20 बेस्ड ORDI कॉइन पिछले महीने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 545% बढ़ गया है, जो सर्कुलेशन में 10,900 क्रिप्टो करेंसी के बीच 112वें स्थान पर है। बिटकॉइन के नॉन फंजिबल टोकन्स की सेल रैंकिंग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे NFT सेल्स हायरार्की में इथेरियम के ठीक नीचे स्थान पर है। पिछले हफ्ते NFT सेल्स में इथेरियम $103 मिलियन के साथ सबसे आगे था, लेकिन बिटकॉइन $92.92 मिलियन की बिक्री के साथ काफी पीछे था। पिछले 7 दिनों में बिटकॉइन के NFT सेल्स में 246% की वृद्धि हुई, जिसमें सैट्स BRC-20 NFTs के हफ्ते के लिए टॉप सेलिंग कलेक्शन का खिताब हासिल किया है। शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज डिजिटल 11 जनवरी 2024 से बिटकॉइन पर मार्जिन फ्यूचर्स में ट्रेडिंग और क्लियरिंग शुरू करने के लिए तैयार है। ये CBOE डिजिटल को यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर स्पॉट और लेवरेज डेरिवेटिव ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला US रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी नेटिव एक्सचेंज और क्लियरिंग हाउस के रूप में चिन्हित करता है। प्लेटफॉर्म शुरुआत में बिटकॉइन पर फाइनेंशियली सेटल्ड मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश करेगा, लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए पेंडिंग फिजिकली डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स को शामिल करने के लिए अपने प्रोडक्ट सूट में विविधता लाएगा। मार्जिन मॉडल का लक्ष्य कैपिटल एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जिससे कस्टमर्स को फुल कोलैटरल अपफ्रंट पोस्टिंग के बिना फ्यूचर्स ट्रेडिंग में शामिल होने की अनुमति मिल सके। यूनिफाइड स्पॉट और डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दोनों मार्केट्स तक कस्टमर एक्सेस को सुव्यवस्थित करेगा, बढ़ा हुआ कैपिटल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करेगा। लॉन्च को क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर्स की अन्य कंपनियां द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसमें B2C2, ब्लॉकफिल्स, CQG, कम्बरलैंड, DRW, जॉब ट्रेडिंग ग्रुप, मैरिक्स, StoneX फाइनेंशियल, टैलोस, टेस्टी ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज और रेडबुश शामिल है। CBOE डिजिटल के प्रेसिडेंट जॉन पामर ने इंडस्ट्री पार्टनर्स के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फ्यूचर्स क्रिप्टो में एडिशनल लिक्विडिटी और हेजिंग अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देगा और मार्केट की निरंतर वृद्धि में अगले महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करेगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।